हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। एंड तो देखो, आरसीसी चल रहा था। आज लेक्चर नंबर 3 है। आरसीसी के दो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन जान ली थी, है ना। आरसीसी में हम लोगों ने जान लिया था कि स्टील क्या होती है। ठीक, स्टील में तीन चार टाइप बताए थे ना। माइल्ड स्टील बताई थी, HYSD बार बताई थी, और इसके बाद TFT बार बताई थी। ठीक, माइल्ड स्टील के लिए IS कोड FE 250 बताया था। ठीक है, मतलब FE 250 के लिए IS कोड 432 था। ठीक है, हाई HYSD बार के लिए आई FE 415 और FE 500 था। ठीक है, और उसके लिए IS 1786 था। और अगर TMT बार के लिए बात करें, थर्मल मैकेनिकल ट्रीटेड बार के लिए बात करें, ठीक है, माइल्ड स्टील की ड्यूरेबिलिटी जो होती है HYSD बार, है ना, से 500 अधिक होती है। ठीक, ये सारी बातें बात कर ली थी। और हमें कहा था कि टॉर 40 और टॉर 50 की बात की थी। टॉर 40 दैट इज FE 415 एंड टॉर 50 दैट इज FE 500। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, अलग अलग डाया की बात कर ली थी। और आज हमें बात करना था डिजाइन फिलोसफी। व्हाट इज डिजाइन फिलोसफी? देखो, आरसीसी में ना जो भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए कुछ क्या दी गई है, फिलोसफीज दी गई हैं। फिलोसफी मतलब कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनको मान के काम करना होता है। ठीक, तो सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे होता है? तो तीन तरह के सिद्धांत बेसिकली बनाए गए थे, तीन मेथड बनाए गए थे किसी भी चीज को डिजाइन करने के। डिजाइन करने का मतलब क्या होता है? तो डिजाइन करने का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग मेंबर के ऊपर या किसी भी मेंबर के ऊपर कितना लोड आ रहा है ना, उस लोड का सही सही डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसकी हाइट विड्थ, है ना, मतलब उसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस के बारे में पता करना, और कितना कितना मटेरियल लगेगा, ये सारी बातें बताना ही क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। ठीक, डिजाइन का ये मतलब कहीं भी नहीं कि डायग्राम ड्रॉ कर दो। समझ में आया? डायग्राम तो बाद में ड्रॉ करना है जब सारे डायमेंशन आप निकाल लोगे कैलकुलेट करके। अब कैलकुलेट करने के लिए कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो बनी तो है नहीं, बनाओगे आप, और बनाने से पहले ही उसके सारे डायमेंशन फिक्स कर रहे हो, तो दैट मीन सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब एजम्पशन अपने दम पे तो होती नहीं है, तो एजम्पशन के लिए IS कोड 456। ठीक है, ने तीन मेथड्स बताए थे, तीन तरह की डिजाइन फिलोसफी हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। ठीक, कौन कौन सी है तीन फिलोसफी? तो देखो, पहली फिलोसफी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या है? वर्किंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये एक फिलोसफी है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको WSM बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? WSM मेथड, कार्यकारी प्रतिबल विधि। ठीक है, क्लियर? इसके बाद दूसरा क्या रहता है? तो लिमिट स्टेट मेथड। क्या है? लिमिट, ठीक है, स्ट्रेस लिमिट, ऐसा कह सकते हैं, लिमिट स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्ट्रेस मेथड। ठीक है, दैट मीन्स LSM। इसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड। क्या है? अल्टीमेट अल्टीमेट लोड मेथड। देखो, अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक, अल्टीमेट लोड मेथड का मतलब है USM। अब देखो, खास बात देखो, सबसे पहले ना हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड के हिसाब से काम करते थे। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या करते थे? ठीक, अभी बात करते हैं। ठीक है, देखो, अब ना जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, हमारा मेन मोटिव क्या होगा? स्ट्रक्चर गिरे ना, ठीक, स्ट्रक्चर फेल ना हो। हम किसी भी फिलॉसफी से डिजाइन करें, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए हमारा पहला पर्पस क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? सोचो, अगर हमारे पास मान लो कोई बीम कॉलम या स्लैब, हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, उसकी लेंथ विड्थ थिकनेस सरिया बता रहे हैं कितना कितना लगेगा, क्या क्या अमाउंट लगेगा, तो हमारा उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? कि वो जो भी इसके ऊपर लोड आए वो रजिस्ट कर ले। अब फेल ना हो, तो फेल किसमें ना हो? फेल भी तो कई तरीके से होते हैं, तो कौन कौन से फेलियर ना हो? तो पहले फेलियर पता होने चाहिए, है ना। तो देखो, अगर हम फेलियर्स की बात करें, मैं अभी समझा रहा हूँ, लिखूंगा सारी बातें। ठीक है, अगर हम फेलियर की बात करें, ठीक, तो कौन कौन से फेलियर नहीं होने चाहिए? देखो, पहली बात, वो बेंडिंग में फेल नहीं होना चाहिए। बेंडिंग में मतलब अगर आपकी बीम डिजाइन है, लोड आने पे ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए, तब भी फेल हो गया भाई, है ना। कोलैप्स नहीं करना चाहिए, मतलब धड़ाम से गिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोलैप्स नहीं करना चाहिए, कोलैप्स। ठीक है, दूसरा, सीयर में नहीं फेल होना चाहिए। किसमें? सीयर में नहीं फेल होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं। सीयर मतलब कि ऐसे तो आपने बनाया और लोड आते खट से टूट गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब मोटे मोटे क्राइटेरिया है, बड़े बड़े, जो कोलैप्स से फेल करते हैं, इनको रजिस्टर कम से कम करना ही चाहिए। बकल नहीं करना चाहिए, बकलिंग में नहीं फेल होना चाहिए। बकलिंग क्या? कॉलम है, ठीक है, कोई कॉलम है, कॉलम जैसे ये मान के चलो, ये कॉलम है, इस पे लोड आया तो ऐसे बकल नहीं कर जाना चाहिए, इधर से मुड़ नहीं जाना चाहिए।
मुड़ गया तो क्या फायदा आपके बनाने का, समझ गए। तो इस तरह के जो फेलियर्स हैं, ये फेलियर्स तो एटलीस्ट नहीं आने चाहिए, तो नहीं चाहोगे आए, यही आ गए तो आपके डिजाइन करने का कोई मतलब है? वो तो कोई मतलब नहीं, तो जनरल आदमी बता देगा इतना ये डालो, इतना ये डालो, इतना मोटा बना दो तो नहीं फेल होगा, समझ गए। दूसरी चीज, पहला क्राइटेरिया तो फेलियर से बचाना होता है डिजाइन करने का पर्पस। दूसरा पर्पस क्या होता है? दूसरा पर्पस होता है इकोनॉमिकली बनाना। दो पर्पस बेसिकली होते हैं हमारे किसी भी चीज को डिजाइन करने के, ठीक। पहला क्या, वो फेल नहीं करना चाहिए, और दूसरा क्या, इकोनॉमिकल होना चाहिए। समझ में आया? है ना, ऐसा भी नहीं है कि फेल ना करने के चक्कर में जितना मन किया उतना उड़ेल दिए, ठीक। तो देखो, ये तीन फिलोसफी है, यही बेसिकली फेलियर। और फेलियर क्या हो सकते हैं? तो ये तो हो गया आपके कोलैप्स में फेलियर, ठीक। इसके अलावा और फेलियर होते हैं, जैसे क्या, क्रैकिंग नहीं आनी चाहिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं आना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, टेम्परेचर को रजिस्ट करना चाहिए, वो सारे फेलियर्स होते हैं, ठीक है। हेयर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अब हेयर क्रैक्स क्या होते हैं? सरफेस पे जो आने वाले क्रैक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हेयर क्रैक्स, ठीक है। क्लियर, वो सारी बातें बताएंगे मैंने, रुको। तो अब देखो हुआ क्या, कि सबसे पहले तो हमें एक ही फेलियर पता था कि ये वाले फेलियर बिल्डिंग में नहीं होनी चाहिए, हम डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए अल्टीमेट लोड मेथड लगाया, क्या लगाया? अल्टीमेट लोड मेथड डिजाइन किया। ये मेथड क्या बनाया? ये मेथड ये कहता है कि बिल्डिंग पे जितना भी लोड आए ना, उसको लोड फैक्टर से गुणा करके बता दो, इससे मैक्सिमम लोड तो कभी आएगा ही नहीं, और उस लोड के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स सारी कैलकुलेशन करके, और फिर सेफ डिजाइन बता दो कि साइज क्या आएगा बीम का। वेरी गुड, है ना। लेकिन क्या उससे स्ट्रक्चर बहुत हैवी बन जाएगा? सेल्फ लोड बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप जब इतना ज्यादा लोड लोगे तो उसके अकॉर्डिंग बेंडिंग मूवमेंट भी उतना ज्यादा आएगा, उतना ही शियर फोर्स आएगा, और उसको रजिस्ट करने के लिए उतना बड़ा सेक्शन देना पड़ेगा, तो उतना बड़े सेक्शन का उतना बड़ा सेल्फ वेट भी आएगा। क्या वो इकोनॉमिकल रह जाएगा? नहीं। तो कुछ समय के बाद ये मेथड क्या हो गया? फेल। ध्यान से सोचो, जो जो आपके पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आप पुराने स्ट्रक्चर देखते हो, क्या वो बहुत हैवी बनते थे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, पहली चीज तो मटेरियल जो भी उपलब्ध था उनकी उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, क्योंकि मटेरियल आज के टाइम पे हमने मटेरियल को क्या कर लिया है, थोड़ा सा रिमोल्ड कर लिया, रिमोल्ड करके उनकी स्ट्रेस को इनहेंस कर दिया है। तो हम कर सकते हैं, तो ये एक फिनोमिना, ये फैक्टर साइड में छोड़ दो, दूसरे फैक्टर की तरफ आओ। दूसरा फैक्टर क्या है? बेसिकली मोटा मोटा फैक्टर देखें तो उनकी दीवारें 14-14 इंची की, ये मोटी मोटी दीवारें बनती थी। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, रीजन क्या है? सिंपल रीजन है भाई, वो अल्टीमेट लोड मेथड में काम करते थे। हैवी इकोनॉमिकल होते थे क्या? नहीं, टाइम ज्यादा लगता था। इसके बाद फिर आया वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या आया? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें हम लोग स्ट्रेस को ही रिड्यूस करते थे, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग देते थे, आने वाली कितनी स्ट्रेस है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये काफी हद तक सही था, है ना। बट इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये सारे फेलियर तो सही हो जा रहे थे, है ना। लेकिन इसमें जो हम लोग स्टेबिलिटी में सेव करते हैं ना, जैसे डिफ्लेक्शन में सेव करना, क्रैकिंग में सेव करना, वो सारे फैक्टर इसमें हम इंक्लूड नहीं करते थे, समझ गए। तो हमें वो भी इंक्लूड करने थे। तो फिर हमारा सबसे एडवांस मेथड है, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। इसमें दोनों तरह के सेव को हम लोग लेके चलते हैं। मतलब अगर बिल्डिंग में क्रैक भी आ गया है, तब भी हम कहेंगे बिल्डिंग फेल हो गई, स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो ये क्रैक में भी सेव करता है, बट ये क्रैक में सेव नहीं करता है, समझ गए। ये केवल इन फ्लेक्चरल में सेव करता है, इन तरह के फोर्सेस में सेव करता है, बाकी अलग क्राइटेरिया में सेव नहीं करता है। समझ में आया? तो तीनों में बेसिक बेसिक डिफरेंस तो मैंने बता दिया। क्लियर? अब कुछ बातें लिखवाता हूँ, फटाफट लिखो, फिर वर्किंग स्टेटमेंट बताते हैं, तीनों मेथड बता के खत्म करते हैं, ठीक है। लिखो फटाक से, डिजाइन फिलोसफी के बारे में। क्लियर? लिखो आप फटाफट। किसी स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर की डिजाइन करने में किसी स्ट्रक्चर की डिजाइन करने में निम्नलिखित स्टेप से गुजरना पड़ता है, ठीक है। मैं पहले स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं ना, वो आपको चाहिए होते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप डिजाइन करने जा रहे हो, तो कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है आपको डिजाइनिंग के दौरान, समझ गए। तो देखो, क्लियर। पहला क्या है, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए उस पर आने वाले भार का आकलन करते हैं। का आकलन करने के लिए आने वाले भार का आकलन करने के लिए आने वाले भार का आकलन करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं। क्लियर? ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, ठीक, मतलब दूसरा स्टेप, मतलब पहला स्टेप समझ में आया, अभी समझाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि अगर हमें चाहिए, क्या हमें चाहिए कि हमें लोड कितना आएगा उसका आकलन करना है, तो हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा उसका। देखा होगा आप लोगों ने किसी किसी फिल्म में या कहीं पे कि बड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के रखते हैं लोग, वो क्या है, वो मॉडल होते हैं या प्रोटोटाइप होते हैं। समझ में, प्रोटोटाइप और मॉडल दो अलग अलग चीजें होती है, बताएंगे क्या होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि किसके साइज का क्या क्या है, तो कैसा कैसा लोड आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आएगा। क्लियर। दूसरा, हम स्ट्रक्चर की, दूसरा पॉइंट लिखें, हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं ताकि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ताकि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग आदि की गणना कर सकें। शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट, एक्सियल थ्रस्ट, क्रैकिंग आदि की गणना कर सके, क्रैकिंग आदि की गणना कर सके। समझ में आया। दैट मीन्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपने स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप बना लिया था, अब कॉपी पेन में उठा के देखो, चेक करके देखो कि कितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, कितना शियर फोर्स आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कहाँ कहाँ क्रैकिंग आ रही है, और इन सारे क्राइटेरिया में मतलब उसको सेव करना। ठीक है, अगली चीज क्या है, हम स्ट्रक्चर की, है ना। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की डिजाइन करेंगे। एनालिसिस कर लिया, अब डिजाइन करेंगे। तो तीसरा स्टेप देखो, हम स्ट्रक्चर की डिजाइन करते हैं, है ना, हम स्ट्रक्चर की डिजाइन करते हैं। ठीक, चौथा स्टेप लिखो, रेनफोर्समेंट की डिटेल बनाते हुए डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, रेनफोर्समेंट की डिटेल बनाते हुए डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। कुछ समझ आया। चार स्टेप हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के चार स्टेप बेसिकली फॉलो होते हैं। ठीक, मोटे मोटे। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है लोड कैलकुलेशन। क्या होता है, लोड कैलकुलेशन। ठीक, लोड कैलकुलेशन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, और ये लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसका हम लोग क्या तैयार करते हैं, मॉडल। ठीक है, मॉडल तैयार करते हैं या प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। इन दोनों को तैयार करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, उसका लोड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, आफ्टर लोड कैलकुलेशन के बाद क्या करना पड़ता है, हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं, ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, देखो, एनालिसिस करने का सिंपल सा मतलब होता है, इसमें हम क्या निकालते हैं, शियर फोर्स कितना, बेंडिंग मूवमेंट कितना आएगा, है ना, डिफ्लेक्शन कितना आएगा, अभी डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या बवाल होता है, सब बताएंगे। डिफ्लेक्शन कितना आएगा, और इसके बाद क्रैकिंग, क्रैकिंग। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया हम इसका क्या करते हैं, ये सारे क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब ये क्रैकिंग हमने लोड कैलकुलेशन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, और फिर हम क्रैकिंग मतलब एनालिसिस में सारे लोड निकाल लिए, अब लोड निकालने के बाद सबके हिसाब से डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन। डिजाइन करने का क्या मतलब होता है, डिजाइन करने का मतलब होता है कि हम इसकी लेंथ, है ना, विड्थ, ठीक है, और डेप्थ, ठीक, ये सारी चीजें क्या करते हैं, लेंथ विड्थ डेप्थ, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, ये फाइंड आउट करते हैं। कहाँ कहाँ पे लगेगा, कितनी स्पेसिंग होगी, ठीक है, रेनफोर्समेंट की, ये फाइंड आउट करते हैं। ये सब डिजाइन में आ जाता है। डिजाइन के बाद फिर क्या करते हैं, लास्ट स्टेप, कि इसका जो हम लोगों ने रेनफोर्समेंट निकाला है ना, रेनफोर्समेंट, उसकी डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। क्या, डिटेल ड्राइंग, डिटेल्ड ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ आरसीसी रेनफोर्समेंट। ठीक है, डिटेल ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है, डिटेल ड्राइंग बनाते हैं रेनफोर्समेंट की। क्लियर, रेनफोर्समेंट की डिटेल ड्राइंग बना लेते हैं। अब डिटेल ड्राइंग बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं, ये चार स्टेप डिटेल ड्राइंग बना दो, आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। समझ गए। अब ये करने के क्या होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं। ये चारों चीजें कहीं भी अप्लाई करने के तीन मेथड होते हैं। तो अब लिखो, फटाफट लिखो, आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी कॉमा स्टील स्ट्रक्चर कॉमा प्री स्ट्रेस। ठीक है, प्री स्ट्रेस,
प्री स्ट्रेस के मेंबर को डिजाइन करने के लिए, के मेंबर को डिजाइन करने के लिए, के मेंबर को डिजाइन करने के लिए तीन फिलॉसफी, तीन फिलॉसफी, ठीक है, तीन फिलॉसफी होती हैं, तीनों फिलॉसफी के नाम लिख लो। तीनों फिलॉसफी के नाम लिख लीजिए फटाफट। अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो फटाक से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। पूरा डिटेल में मेथड नहीं बता रहे हैं, बेसिक बेसिक बातें बता के बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, बट जितना जरूरी है उतना पढ़ा दे रहे हैं, एटलीस्ट पेपर में आए तो कुछ तो लिख पाओ, ठीक है। चलो देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक। देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, ये चीजें रहने दो। अब देखो मान लो हमें ना, मान लो हमें कोई बीम डिजाइन करनी है, ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर आपको बता दूँ। जैसे मान लो आपको ये बीम डिजाइन करनी थी, ठीक, बीम डिजाइन में क्या निकालोगे आप इसका, आपको स्पान तो पता ही रहेगा, स्पान क्या होता है, दो सपोर्ट्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पान कहलाती है, ठीक है। स्पान तो पता रहेगा, फिर आपको डिजाइन क्या करना है, आपको डिजाइन करना है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। क्या डिजाइन करना है, लेंथ, सॉरी लेंथ कहाँ बोल रहा हूँ, डेप्थ और विड्थ, क्या डिजाइन करना है, डेप्थ और विड्थ, दो चीजें आपको डिजाइन करनी है, क्लियर। बट हाउ टू डिजाइन इट टू बोथ थिंग्स, डेप्थ एंड विड्थ कैसे डिजाइन करेंगे। सो देखो, अब ये डिजाइन करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। क्या, हमें इसको सेफ दिखाना है, क्या दिखाना है, सेफ, किसमें, बेंडिंग मूवमेंट में, शियर फोर्स में, डिफ्लेक्शन में, इन सब चीजों में सेफ करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम क्या करें, ठीक, अभी जैसे मान के चलो इसके ऊपर एक लोड आएगा, ठीक है, लोड 100 किलो न्यूटन का लोड आ सकता है, ठीक। तो हम चाहेंगे कि इसको हम इतना मजबूत बनाएं कि ये 100 किलो न्यूटन तक का तो वेट सहन ही कर ले, 100 किलो न्यूटन तक वेट सहन कर ले, मतलब स्ट्रेंथ इसकी 100 किलो न्यूटन से ज्यादा हो, स्ट्रेस के, है ना, लोड के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ ना वर्किंग स्ट्रेस में लोड नहीं देखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोड को नहीं कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, स्ट्रेस को, किसको, स्ट्रेस, हम स्ट्रेस से बात करते हैं, ठीक, स्ट्रेस के हिसाब से खेलते हैं, लोड के हिसाब से नहीं। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन पर यूनिट एरिया। तो अगर ऐसा कहें, अगर हम ऐसा कहें कि अगर इस पे आने वाली स्ट्रेस मान लो 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि इस पे आने वाली स्ट्रेंथ कितनी है, 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, इतनी है, इतनी इसकी स्ट्रेस आने वाली है, ठीक। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, क्लियर, तो हम क्या करेंगे कि इसकी स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मतलब इसकी डिजाइन स्ट्रेस में, जैसे कि मान के चलो कि इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, देखो एक तो ये स्ट्रेस, अब इसकी सहने की कुछ क्षमता भी तो होगी, तो मान के चलो कि इसकी सहने की क्षमता जो थी ना, वो कुछ भी थी, 10 12 15 कुछ भी थी, कितने न्यूटन थी, इतने न्यूटन पर एम स्क्वायर थी इसकी सहने की क्षमता। तो हमने क्या किया, उसमें वो लगा दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमने कहा नहीं नहीं, आप 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर सही नहीं सकते, आपको 2 से हम भाग कर दे रहे हैं, अब 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर सह सकते हो, जबकि सह कितना सकता है, 10। देखो इसकी सहने की क्षमता 10 है,
10। लेकिन हमने कहा नहीं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलते हैं कि आप 10 नहीं, आप 5 ही सहोगे। कितना सहोगे? 5 ही। और हम 5 के हिसाब से डिजाइन कर दें तो मतलब हर जगह हम 5 के हिसाब से डिजाइन कर दिए। अब सह तो वो 10 सकता था, और हमने कहा कि नहीं नहीं, हमने सामने वाले को बताया कि 5 न्यूटन का एक लोड आ सकता है, इससे तो मत लगाना। और अगर उसने गलती से लगा भी दिया तब भी हमारा स्ट्रक्चर क्या कर ले जाएगा? झेल जाएगा। समझ में आया? तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ खेलते हैं? स्ट्रेस पे, लोड पे नहीं, स्ट्रेस पे। क्लियर? और जो उससे निकल गया था तो डिजाइन स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें लिखो फटाक से, है ना, इसमें लिखो। इसमें स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, इसमें स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, और लोड का ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और लोड में कोई भी खेल नहीं करते हैं, लोड का ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक, लोड को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक है, इधर लिखो मटेरियल, ठीक है, और इधर लिखो लोड। किस मटेरियल पे कौन कौन से लोड को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर? अगर मान लो कि हमारे पास स्टील ग्रेड है, क्या है? स्टील ग्रेड Fe 415, ये स्टील ग्रेड है। ठीक, तो लोड कौन कौन से आ सकते हैं इसके ऊपर? मतलब लाइव लोड आ सकता है। ठीक है, लाइव लोड समझते हो ना? लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड वो लोड होता है जिसकी एक्सिस, जिस लोड की एक्सिस लगातार बदलती रहती है। डेड लोड वो होता है जो एक बार लग गया, जिंदगी भर फिक्स है। नहीं समझ में आया? जैसे आपकी छत है, छत, ठीक, छत के ऊपर मान लो आपने एक पिलर खड़ा करा दिया, तो अब पिलर का लोड तो हमेशा छत पे उसी जगह पे आएगा, उसकी जो लोड की एक्सिस है वो ऑलवेज फिक्स रहेगी। ठीक है, बट आप छत पे गए, आज हो कल नहीं हो, तो आप लाइव लोड हो, और जो पिलर है वो क्या है? डेड लोड है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर? आगे देखो, लाइव लोड, डेड लोड, डेड लोड, ठीक है, स्नो लोड, स्नो समझते हो? बर्फबारी। अब कहोगे हमारे यहाँ तो होती नहीं है। अगर तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, बाकी तुम इलाकों में रहते हो, नॉर्मल टेरेन में रहते हो, हमें तो सब चीज के लिए पढ़ना है ना। ठीक है, विंड लोड, ठीक, क्या? विंड लोड कहोगे, विंड लोड कहाँ लगेगा? ठीक है, अरे जरूरी थोड़ी है, जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो 24 मंजिला घर बनवाएंगे तो हवा का लोड नहीं लगेगा। ठीक है, और अर्थक्वेक लोड, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक लोड। समझ में आया? क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? लोड आते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो, जो स्टील है ग्रेड, हम लोग ज्यादातर स्टील ग्रेड कौन सा यूज करते हैं? Fe 415। क्या Fe 250 यूज नहीं करते? करते हैं, कम। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज करते हैं? तो कंक्रीट का डिपेंड करता है ना, किस काम के लिए कौन सी जरूरत है। वैसे स्टील भी डिपेंड करता है, बट बेसिकली हम लोग M15 यूज कर लेते हैं। समझ में आया? ठीक, अब अगर M15 मैंने लिखा है, तो M15 में 15 का मतलब क्या है? 15 क्या है, कोई बताएगा? पढ़ाया हुआ था 15। इसमें M15 में M15 क्या है? एक वो लगेगा, अनुपात बताना है ना, अनुपात नहीं बताना है। M15 में इस 15 का क्या मतलब है? कि वो उतने में कितना बल लगेगा। मैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, 28 दिन की कंक्रीट की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य, FCK, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, भूल गए? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FCK। FCK कितना है? 15 N/mm²। मीटर नहीं चलता है, याद करो, 15 N/mm²। इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, मतलब जो आप कंक्रीट ग्रेड यूज कर रहे हो वो इतनी स्ट्रेंथ लेगा। ठीक, 15 ले सकता है, बट हम डिजाइन कितने स्ट्रेस के लिए करेंगे? तो हम इसके लिए डिजाइन लोड लगाएंगे, 2 से नहीं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं। डिजाइन स्ट्रेस, तो डिजाइन स्ट्रेस जो होता है ना, यहाँ लिखो, इस फॉर्मूले को लिख लेना और भूलना नहीं कभी भी। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है?
इज इक्वल टू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या एफ सी के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ ओ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ले लेंगे इसके लिए, तो देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर। तो देखो हमारे पास, देखो तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, डिजाइन स्ट्रेस, अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करें तो हमारे पास डिजाइन स्ट्रेस आ जाएगी 15, हमारे पास ये है, और 1.5 से कर देंगे कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेस 1.5, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसा याद कर लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, सेफ्टी फॉर कंक्रीट, कंक्रीट ये याद रखना, इन WSM, इन WSM, ठीक है। 3, क्लियर, कितना आता है 3, करेक्ट 3। ये किसके लिए है, कंक्रीट के लिए, ठीक। हाँ वर्किंग स्टेटमेंट में। और अगर हम स्टील की बात करते हैं, ठीक, स्टील की, तो स्टील के लिए जो एफ वाई है वो कितना है, यील्ड स्ट्रेस एफ ई 415 कितना है, एफ ई 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें भी स्ट्रेस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, तो इसकी जो डिजाइन स्ट्रेस निकल जाएगी स्टील की, वो कितनी आएगी, तो स्टील की अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे, डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे, तो वह 415 अपॉन 1.78, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, एफओएस 1.78 होता है, ठीक है, 1.78। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, 230 लिखो, ठीक है, 1.78 लगा के 230 ही के आसपास लेते हैं, ठीक। क्लियर। देखो अब बात सुनो, अब कहोगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए कम क्यों और कंक्रीट के लिए ज्यादा क्यों। तो देखो दो तरीके हैं, स्टील को हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में, वहां पे हमारी कंडीशन फुल्ली कंट्रोल्ड होती है, जो बाहर की कंडीशन होती है, तो यानी उसकी इस वाली स्ट्रेंथ तक पहुंचना पॉसिबल है एग्जैक्टली में। बट कंक्रीट को हम बनाते हैं फील्ड में, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है हमारे पास इतनी कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ा देते हैं, समझ गए, और यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा कम कर देते हैं। क्लियर, डन। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में हो गया। अब हेडिंग डालो अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड। देखो इसके अजम्पशंस वगैरह ना मैं बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है, केवल इसी के अजम्पशंस पूछे जाएंगे, बाद में लिखवा दूंगा। अल्टीमेट लोड मेथड क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक। अब देखो एक होता है लोड फैक्टर, क्या होता है, लोड फैक्टर। मैंने अभी जैसे पहले बताया था कि अगर 100 किलोमीटर का लोड आ रहा है तो हम कोशिश कर देंगे कि हम 150 किलोमीटर के लिए डिजाइन कर दें। अगर 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है किसी स्ट्रक्चर पे, तो हम क्या कहेंगे कि हम 150 किलो न्यूटन के लिए उसे डिजाइन कर दें। तो 150 किलो न्यूटन के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि हमने उसमें लोड फैक्टर लगा दिया। क्लियर। तो हम अल्टीमेट स्ट्रेस में क्या करते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड में क्या करते हैं, केवल लोड में क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। यहाँ हमने लोड में कोई छेड़छाड़ की नहीं, स्ट्रेस में की, स्ट्रेस को ही हम लोगों ने कम मान के चले तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो गया, वहां हम लोड को बढ़ा के चलेंगे, समझ गए। तो हेडिंग डालो अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। समझ में तो आ रहा है ना भाई, ठीक है, ऐसा मत कहना, टाइम तो देखो लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है, मैं मुझे भी बताया कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक, लेकिन आरसीसी जैसा सब्जेक्ट है तो स्लो वाला कुछ सीन नहीं होता है, समझ में आया। यहाँ आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, ओके, इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब आगे देखो, है ना, आगे देखो अगली चीज क्या है, देखो तो इस विधि में हम किससे बात करते हैं, हम लोड फैक्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लोड फैक्टर। और लोड फैक्टर कहाँ लगता है, लोड फैक्टर लोड में लगता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो अगर मान के चलो ना कि तुम्हारा डिजाइन लोड, क्या, डिजाइन लोड, ठीक है, डिजाइन लोड जो है वो 100 किलो न्यूटन है, मतलब 100 किलो न्यूटन का लोड के लिए आपको डिजाइन करना है कोई बीम को, ठीक, 100 किलो न्यूटन के लोड के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो आप क्या करोगे, फैक्टर्ड लोड निकालोगे, क्या निकालोगे, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड
मतलब वो दिखाना है। अभी बताया जाएगा ना। जैसे बीम दी है तो बीम का सेल्फ वेट इतना है और वो लिख देगा कि इस पे इतना लोड भविष्य में आ सकता है। अरे तुमको पता है ना कि तुम्हारी छत के ऊपर तुम क्या क्या रखोगे, हैं? होटल खोलोगे कि अपना घर में रहने वाले लोगों के लिए रहोगे, ठीक है, और किस एरिया में आती है तो पता ही है ना। अरे एक अजम्पशन तो लगा ही सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो तो। हाँ इसीलिए तो सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि 100 किलो न्यूटन तक ही हम लोड रख सकते हैं, बट अगर 150 तक का लोड फैक्टर लगा दिया तो झेल जाएगा। समझ गए? तो देखो, तो क्या फैक्टर लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर इनटू डिजाइन लोड। क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर इनटू डिजाइन लोड। समझ गए? डिजाइन लोड, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, फैक्टर लोड निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो लोड फैक्टर की वैल्यू लेंगे कितना, तो लोड फैक्टर ना हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.5 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.5 इन अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, क्लियर? तो तुम्हारा फैक्टर लोड कितना आ गया बताओ, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड, तो फैक्टर्ड लोड आ गया 1.5 इंटू 100 किलो न्यूटन। कितना आ गया, 150 किलो न्यूटन। समझ गए? क्लियर? तो इस तरह से फैक्टर लोड लगा करके फिर सारी की सारी वैल्यू करेंगे, और जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसे सेम रखेंगे, है ना। स्ट्रेस की वैल्यू को क्या रखते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू को सेम रखते हैं, इसमें कोई फैक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है, सेम रखते हैं। किसकी स्ट्रेस की वैल्यू को, जैसे एफ सी के लिखा आपने, क्या लिखा, एफ सी के, M15 मतलब यूज कर रहे हो, M15 में एफ सी के लिखा, एफ सी के 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, इसमें कोई लोड फैक्टर, इसमें कोई स्ट्रेस की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये मान के चलेंगे जैसे क्या है, स्टील है तो स्टील एफई मान के चलो, एफई 415 लगा, तो एफई 415 अगर लग रहा है तो एफई का जो ई स्ट्रेस है ना वो 415 मान के पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब इसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई फैक्टर नहीं लगेगा, फैक्टर में यहाँ लगा चुके हैं, यहाँ लोड बढ़ा चुके हैं, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो सेम रहेगा। और यहाँ इसको ही कम कर दिए थे तब भी सेफ हो गया था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नोट कर लो फटाक से। फिर हेडिंग डालो लिमिट स्टेट मेथड। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, देखो अगर हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सुनो। अब एक में हम लोगों ने क्या लगाया, लोड फैक्टर, और एक में क्या लगाया, स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अगर हम ऐसा कर दें, कोई ऐसा मेथड बना दें जिसमें लोड में भी लोड फैक्टर लगाएं, ठीक है, और स्ट्रेस में भी स्ट्रेस फैक्टर लगाएं, बट पार्शियली पार्शियली लगाएं, मतलब पूरा ना लगाएं, थोड़ा कम कम लगाएं। तो क्या बीम को अब ज्यादा इकोनॉमिकल और वैसा डिजाइन किया जाता है बीम में किसी स्ट्रक्चर को। लोड फैक्टर की दिक्कत क्या आ रही थी, लोड बढ़ा दिए तो स्ट्रक्चर हैवी बहुत हो गया, समझ गए। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या आ रही थी कि सब में सेफ नहीं हो पा रहा था, समझ गए। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक नया मेथड डिजाइन किया जिसे बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका किसका, लोड फैक्टर, पहले लिख लो तो लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों का यूज करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? अब दोनों का यूज कैसे करते हैं, देखो अगर हम लिमिट स्टेट की बात करें ना, तो देखो अगर मान के चलो हमारे पास कोई डिजाइन लोड था
डिजाइन लोड का मतलब समझ रहे ना कि इस लोड के लिए हमें क्या करना था, डिजाइन करना था। तो मान लो डिजाइन लोड हमारे पास 100 किलो न्यूटन का है, ठीक, डिजाइन लोड कितना है 100 किलो न्यूटन का। तो अब इसका फैक्टर लोड निकालेंगे, तो इसमें फैक्टर लोड क्या लेते हैं, सेम, ठीक है। अगर इसके हम फैक्टर्ड लोड की बात करेंगे, फैक्टर्ड लोड की बात करेंगे तो क्या हमें पता है, लोड फैक्टर इनटू डिजाइन लोड, यही फॉर्मूला तो पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब इधर देखो, अब अगर हम लोड फैक्टर 1.5 लें और डिजाइन लेट 100 ले तो हमारा फैक्टर्ड लोड कितना आ जाएगा, फैक्टर्ड लोड जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 150 किलो न्यूटन। तो इसमें लोड में तो हमने लगा ही दिया, ठीक है। अब हम किस में लगाएंगे, अब हम स्ट्रेस में भी लगाएंगे, ठीक। तो स्ट्रेस में कैसे लगाएंगे, तो मान लो हमारे पास कोई स्टील ग्रेड था, क्या था, स्टील, स्टील कौन सा था, Fe415, कौन सा था, Fe415। तो Fe415 के लिए अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करें, किसकी बात करें, डिजाइन स्ट्रेस की बात करें, तो डिजाइन स्ट्रेस जो होता है ना Fe415 के लिए वो क्या हो जाएगा, इसका Fy अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब जो इसका Fy है वो कितना है 415, ठीक है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लगाएंगे 1.15, कितना लगाएंगे 1.15। 1.15 क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टील, क्या है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्लियर, समझ गए, है ना। मतलब ऐसा कह लो, ऐसा कह लो कि M15, ठीक है, ऐसा कह लो कि अगर हम कंक्रीट की बात करेंगे ना, अगर हमारे पास M15 और Fe415 है, क्या है, Fe415 है, इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या लगाएंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, ठीक है, पार्शियली, है ना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये अप्लाई करते हैं। बात समझ में आया। अब ये भी सुन लो कितना कितना होता है, अगर हम कंक्रीट के लिए बात करें, किसके लिए, कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना एलएसएम में, वो कितना होता है 1.5, क्लियर। और अगर स्टील की बात की जाए, स्टील के लिए, तो स्टील के लिए कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, ठीक है। और 1.78 कहाँ होता है, WSM में, स्टील के लिए, ठीक है। और 3 कहाँ पे होता है, WSM में, स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, समझ में आया। अभी ये सब आपको बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा, तो इतनी बात समझ में आई क्या। तो अगर हमें देखो स्टील के लिए निकालना है तो 4.415 लगाना पड़ेगा, समझ में आया। और जब 415 लगा के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो इसी चीज को ऐसे लिखोगे, इसी चीज को कैसे लिखोगे, डिजाइन नोट 0.87 FY, क्या लिखोगे 0.87 FY। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कर दो और अभी इसको FY लिखा रहने दो, थोड़ी देर के लिए FY लिखा रहने दो, क्या 0.87 FY आएगा। अब 0.87 FY को क्या कर दो, 415 से गुणा कर दो, मतलब 415 दिया हो तो 415 कर दो, 250 दिया हो तो 250 कर दो, 500 दिया हो तो 500 कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो 361 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 361.05, ठीक है। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या, कि डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस बराबर क्या होता है स्टील के लिए 0.87 FY। बात समझ में आई क्या। अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंक्रीट की, तो कंक्रीट में अगर हमने मान लो M15 ले लिया, क्या ले लिया M15, तो M15 के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। M15 के लिए अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे ना, हाँ, तो देखो M15 लिए, ठीक, M15 का FCK कितना है 15 न्यूटन पर mm², ठीक। अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे, डिजाइन स्ट्रेस, तो इसमें 2 बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं पार्शियल, ठीक है। तो अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करते हैं, डिजाइन स्ट्रेस, तो डिजाइन स्ट्रेस लिखेंगे 0.67 FCK, ठीक, क्या लिखेंगे 0.67 FCK। ये कैसे आया होगा, तो 1.5 से डिवाइड करके ही आया था। फिर इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फिर से इसको जब 1.5 से डिवाइड करेंगे ना, 0.67 FCK अपॉन 1.5, तो ये क्या बन जाएगा डिजाइन स्ट्रेस, तब आपका डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट में बन जाएगा 0.446 FCK,
समझ में आया? इतना बन जाएगा। क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं आई? अब अगर M15 था तो M15 के निकालना है तो 0.446 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो M15 के लिए आ जाएगा डिजाइन स्ट्रेस। बात समझ में आया? यहाँ वाली बात नहीं समझ में आई कि ये कैसे आ गया, है ना? वहां तो 15 होना चाहिए था, सिंपल एफ सी के लिखते, 0.67 क्यों लिखा? तो देखो होता क्या है ना कि ये जो आपने एफ सी के निकाला है ये किसकी एफ सी के है? क्यूब की। क्यूब की है, बट स्ट्रक्चर क्यूब तो बनता नहीं है, स्ट्रक्चर का अलग शेप होता है, तो उस शेप की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो थोड़ी चेंज आएगी। तो पहले शेप फैक्टर लगाया 1.5, तो शेप फैक्टर लगा करके सेव कर दिया डिजाइन, तो इतना आया। अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे। समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो कंक्रीट वाले टेस्ट पढ़ो जाके। ठीक है, आ गया होगा यार इतना तो। ठीक है, तो अब इसमें नोट करना चालू करो। इस विधि में लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का ही प्रयोग करते हैं। इस विधि में लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का ही प्रयोग करते हैं। लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब पहले ये लिख लेना यहां तक, ठीक, यहां तक, ठीक। इसके बाद ये वाली दोनों लाइनें लिख लेना, इसके बाद चाहे ये उतार लो चाहे ये उतार लो। ठीक है, करो फटाफट। हो गया नोट? ठीक है, नोट हो गया ना? अब हेडिंग डालो लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट मीन्स अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक सिंपल सा काम करने वाला हूं ना, आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जो लोड फैक्टर होता है ना और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसकी टेबल एक बनवा के देने वाला हूं, किस मेथड में कौन सा टेबल यूज होता है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके इस वाले पेपर में तो नहीं, बट बाकी हर पेपर में आ जाता है। ठीक है, क्लियर? जो वन डे एग्जामिनेशन होता है, तो सुनो फटाफट देखो। अगर हम बात करें ना तो ये हमेशा याद रखना कि जो लोड फैक्टर होता है, क्या लोड फैक्टर, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, और क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इट इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आया? ये हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों क्यों ज्यादा होना चाहिए? कम नहीं रख सकते? ये भी बात क्या है, इसमें कौन सी नई बात है? बुद्धि लगाओ। डिजाइन लोड का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? लोड फैक्टर इनटू, है ना, सॉरी, फैक्टर्ड लोड का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? फैक्टर्ड, अगर फैक्टर्ड लोड की बात करें, फैक्टर लोड इज इक्वल टू क्या पढ़े? लोड फैक्टर इनटू डिजाइन लोड। यही तो पढ़े हो कि कुछ नया पढ़े हो? यही पढ़े हो। खुद सोचो, डिजाइन लोड अगर 100 किलोमीटर है, अगर इसमें 1 से गुणा करोगे
तो फैक्टर लोड में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर एक से कम से गुणा करोगे फैक्टर लोड और कम हो जाएगा, जबकि हमारा मोटिव क्या था? लोड को बढ़ाना। तो एक से क्या करना चाहिए? ज्यादा रखना चाहिए ना। हो गया काम? अभी समझ में आया? क्लियर? दूसरी चीज देखो, अब अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस जो बात कर रहे थे, डिजाइन स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डिजाइन स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े थे कि जो भी यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस होती है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब सोच के देखो, अगर हम इसको एक रखेंगे, एक रखेंगे इस जगह पे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक से ज्यादा रखेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी, और हमें कमी तो करनी थी। एक से कम रखेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? तो हमें तो ज्यादा नहीं कम करनी थी ना। तो इसीलिए लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1। क्लियर? ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? एक बात तो ये समझ में आया। दूसरी बात, इसी को ऐसे पेपर में पूछ सकता है क्या, कि लोड फैक्टर है ना एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से कम नहीं होनी चाहिए। या इसी को ऐसे लिख सकता है, लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इक्वल टू 1, नेवर बी इक्वल टू 1। ये तीनों बातें एक ही हैं। समझ गए? तो अब एक लाइन लिखो, लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से अधिक होनी चाहिए। लोड फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से अधिक होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर? अब मैं एक टेबल बनाता हूं, और वो टेबल एक एक करके तुम्हें बनानी है। ठीक है? आप लोगों को बनानी है फटाफट। देखो, अगर हम बात करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं WSM मेथड की, किसकी बात करते हैं? WSM मेथड। WSM मेथड के लिए टेबल यहाँ लिखेंगे नेम, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है? क्लियर? इधर लिखेंगे जैसे, देखो अब अगर हम बात करें कंक्रीट, क्या बात करते हैं? कंक्रीट। और दो बात करते हैं स्टील, दो ही बातें ही हैं। क्लियर? तो देखो, दो, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक लोड फैक्टर, दो ही फैक्टर तो पढ़े हो। अब WSM में लोड फैक्टर नॉट यूज्ड, ये यूज ही नहीं होता है, नॉट यूज। अगर हम अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो WSM में कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 और स्टील के लिए 1.5। सही है ना? 1.5 ही यूज करते हैं, 1.78, कुछ भी लिख दो, ठीक है? 1.78। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? दूसरा क्या है, अगर हम अल्टीमेट लोड मेथड की बात करें तो अल्टीमेट लोड मेथड में सेम बनाओ, नेम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर। क्लियर? अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंक्रीट की। और हम बात करते हैं स्टील की, किसकी बात करते हैं? स्टील की। तो देखो, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो नॉट यूज, ये तो यूज ही नहीं होता है अल्टीमेट लोड में, लोड फैक्टर ही यूज होता है। क्लियर? लोड फैक्टर ही यूज होता है। समझ में आया? ठीक है? तो अगर यहाँ लोड फैक्टर की बात करें तो दोनों के लिए लोड फैक्टर कितना यूज होता है? 1.5। कितना यूज होता है? 1.5। लोड ही में तो लगाते हैं, और लोड इन दोनों की बात एक ही हो गई। क्लियर? अगर हम बात करते हैं LSM की, इसकी बात करते हैं LSM। LSM में सेम टेबल बनाओ, एक तरफ नेम लिखो, क्लियर, और दूसरी तरफ क्या लिखो? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखो। ठीक है? तीसरी इधर फिर क्या लिखो? लोड फैक्टर लिखो। अब यहाँ आया आपका कंक्रीट, क्या आया? कंक्रीट। यहाँ क्या आया? स्टील। ठीक है? अगर हम बात करते हैं तो देखो, अब फटाफट देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितनी लेते हैं, है ना? 1.5। कितने लेते हैं? 1.5। और स्टील के कितनी लेते हैं? 1.15। क्लियर? और लोड फैक्टर जो होता है वो दोनों के लिए जनरली कितना लेते हैं? जनरली 1.5 लेते हैं, क्योंकि लोड में लगाना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये तीनों की तीनों टेबल क्या है आपके लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब कल से पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड, उसके अजम्पशंस, डिजाइन मतलब उसकी फिलॉसफी, अजम्पशन के बाद उसका एनालिसिस, और इसके बाद क्वेश्चन करना चालू करेंगे। समझ में आया? क्लियर? फिर सिंगली, डबली और आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो लिमिट स्टेट मेथड में कल से डिटेल चालू हो जाएगा। यहां तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बेसिक वाली चीजें।
ठीक है, अब कल से एलएसएम चालू होगा, एलएसएम के बारे में थोड़ी बहुत बारीकियां बताते हुए और हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है, एनालिसिस करते हुए। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।